प्रश्न ये है कि क्या हाँ, हम मिलजुल कर अच्छा भारत पैदा कर सकते हैं? क्या बात। जी भाई साहब, मतलब ये तो ना आप एकदम जैसे मुझे खुश करने के लिए, आपको मालूम है कि हमारा जीवन इसी के लिए समर्पित है। तो ये तो आप बहुत खुशी वाली चीज हमारे को दे रहे हैं, ऐसा बोल कर भी। अच्छा, तो पहले जी क्या मैं आपको अपना, ये बहुत जरूरी बात हो रही है बेटी, आप थोड़ा सा उधर उस कमरे। तो हेलो। जी भाई। ये तो इसमें आग सी जल रही है कुछ फिर से। नहीं, कोई नहीं जी, आप हाँ आपके जो हाथ के काम है आप निपटाते हुए बात कीजिए, मुझे कोई वैसा नहीं है। मेरे पास जो अभी काम चल रहा है उसमें मैं कंफर्टेबली काम करते हुए आपसे बात करने की स्थिति में हूँ। ओके, ओके, ओके। तो पहले मैं थोड़ा सा अपना परिचय दे दूं। जी जी जी। ओके। अच्छा, तो मैं बेसिकली अनूप का मित्र हूँ, अनूप का बैचमेट हूँ। हम लोगों ने साथ में इंजीनियरिंग कॉलेज में साथ में वो किया जी जी जी। है ना? जी जी। और इसके बाद फिर मैंने आईआईटी दिल्ली से एमटेक किया है। ओके। और जी और आईपीएस में सिलेक्शन होने के बाद आईपीएस को ज्वाइन किया जी 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 जी। है ना? जी। तो और आपका जो है, जहाँ तक गायत्री परिवार से जुड़ाव का सवाल है, हाँ हाँ। तो जब मैं एसपी गुना था तो एक इनका योग शक्ति जो वो होता है ना आपका योग, जी इसको कौन सा यज्ञ कहते हैं? जी, वो गायत्री अश्वमेध यज्ञ हाँ जी जी, खैर। अश्वमेध यज्ञ नाम था उसका। जी। हाँ, तो अच्छा, जैसे अश्वमेध यज्ञ, जी जी, बड़ा अश्वमेध बड़ा यज्ञ, जी बड़ा जी। यज्ञ था वो। बड़ा यज्ञ था, जी जी हाँ, जी हाँ, तो उस समय जी मैं एसपी गुना हुआ करता था। जी और जी उस गुना में ये आयोजन था। तो जी जी जी। माता श्री के हाथ से जो ना लिखा हुआ उसमें का पत्र भी है, जो ओके। ईश्वर की कृपा जी, से जो है ना उस अश्वमेध यज्ञ के सफल आयोजन होने में। में जी आपका बड़ा रोल रहा ही होगा, जब आप वहाँ एसपी थे तो जी नेतृत्व थे। जी जी जी। जी जी अब जी। मैंने 2017 में भारत सरकार को एक प्रस्ताव भेजा। हाँ उस हाँ। समय मैं डीजी पुलिस रिफॉर्म हुआ करता था। जी तो वो प्रस्ताव था कि हम टेक्नोलॉजी के उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं जी कि 5 सर्टेनिटी के साथ हम अपराध मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त भारत पैदा कर सकते हैं, वो भी सर्टेनिटी के साथ। क्या बात, क्या बात, आप मुझे असंभव बात के लिए वो कर रहे हैं। क्या और बात। और जी उसमें जी। हमने ये कहा कि हम हाँ 2 और बदलाव उसमें करेंगे। अभी जी जो आपने फंडामेंटल राइट देके रखे हैं, उसमें हम एक और फंडामेंटल राइट देंगे, जी। फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी। प्राइवेसी, जी 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 हाँ, और जी उसके साथ में एक कानून होगा जिसका रहेगा सर्टेनिटी ऑफ आइडेंटिटी एक्ट। जी 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 मतलब कोई व्यक्ति प्राइवेसी के नाम पर बाहर नहीं घूम सकता है और हमारी सुरक्षा को खतरा पैदा नहीं कर सकता। जी जी तो जी एक जो है वो एक जी डिजिटल डिजिटल चित्रगुप्त, जो कि भगवान का रहता था, जो कि हमारे सब चीजों का लेखा जोखा रखता था, वैसे ही हमने एक डिजिटल चित्रगुप्त की उसमें परिकल्पना की, जी जो कि 21 टेक्नोलॉजी से सुसज्जित था। जी। अच्छा, मेरे को एक यहाँ एक मिनट, मैं ये प्रिविलेज लेना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि क्या मैं ये अपनी बात को रिकॉर्ड कर लूँ या बिल्कुल, रहने बिल्कुल। दें? नहीं जी नहीं नहीं, आप बिल्कुल रिकॉर्ड करिए। और हमारा ये बेसिकली तरीका भी यही रहता है कि ये जी एक ऊर्जा है। जी। अच्छा, ओके, जस्ट जस्ट अ मिनट। तो हाँ, मैं क्या कह रहा था?
ये कह रहे थे मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बाद में बात करूंगा। एक सेकंड। हाँ, हेलो हेलो। ओ सॉरी, एक मिनट। हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आ रही है, आ रही है। जी जी हाँ, जी। तो मैं उस पे ये कह रहा था कि जो भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा गया उसमें जी दो चीजों का और एडिशनलिटी दी गई। एक तो ये हाँ। दिया गया कि अ, हर भारतीय को एक फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी मिलेगा, और ये फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी कोई भी फंडामेंटल राइट है वो एब्सोल्यूट नहीं है। हम्म। यदि आपने थोड़ा बहुत जो अभी ऑलरेडी फंडामेंटल राइट आपको मिले हुए हैं वो भी हम्म एब्सोल्यूट नहीं है, उनमें कुछ ना हम्म कुछ कंडीशंस लगी हैं, कंडीशंस ऑफ द मॉर्टलिटी, दिस दैट। ठीक है ना? तो हम्म, इसी तरीके से इसमें भी जी तो फंडामेंटल राइट टू जो प्राइवेसी है, हम्म फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी जो है, दिस इज आल्सो ये फंडामेंटल राइट जिसमें एक कंडीशन होगी कि द मोमेंट यू कमिट क्राइम आपका हम्म, फंडामेंटल राइट विल सीज टू ऑपरेट टेम्परली। जी ऐसा रहेगा वो। और जी। इसमें एक सर्टेनिटी ऑफ द आइडेंटिटी का एक्ट रहेगा। इसका अच्छा, मतलब है इसमें मैं बीच में इंटरप्ट करूं या इसको अपन बाद में वो करें चर्चा, जो मेरे को डाउट्स आएंगे? आप पूछ सकते हैं। जी। तो जैसे मान लो हाँ। अपोजिशन पार्टी मैं हूं मैं, हम्म। और मेरे को गलत उसमें क्राइम के चार्जेस में मेरे को वो किया गया है ना। तो मेरे राइट्स उस समय हैम्पर होंगे। इसमें जो क्राइम होगा वो हाँ सुओ मोटो, जिसमें टेक्नोलॉजी आपका कॉग्निजेंस लेगी, उसमें आपका राइट टू प्राइवेसी उतने समय के लिए सस्पेंड हो जाएगा। जी। मतलब क्यों सस्पेंड होगा? क्यों, ओके ओके, दैट्स ग्रेट। क्योंकि टेक्नोलॉजी नोज कि यू हैव ऑलरेडी कमिटेड क्राइम एंड इट ओके। इज द टेक्नोलॉजी विच हैज टू रिपोर्ट। तो तब तक जो है ना, टेक्नोलॉजी हर चीज को अपने अंदर असिमुलेट कर रही है, उसको ये अधिकार नहीं है कि ये बात दूसरे को बताए वो, राइट? जी तो जी इवन उस अथॉरिटी का जो चेयरमैन है, यदि वो अनऑथराइजली किसी को डिस्क्लोज करता है, तो इस कानून में, एक कानून का ड्राफ्ट सरकार को भेजा गया था, उस कानून में प्रावधान था कि चेयरमैन विल बी देयर विल बी ए काइंड ऑफ इट विल बी ऑफेंस, एंड एक ऑफेंस के लिए 7 साल की सजा होगी मिनिमम। So even the chairman of the authority, because ultimately it has to be organization, it has to be operative way. तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक अथॉरिटी के तहत जो है ना उस एक्ट में विजुलाइज किया गया है, और वो चेयरमैन यदि अनऑथराइजली किसी को डिस्क्लोज करता है तो ही विल बी इम्प्रिजन फॉर द 7 years. द अथॉरिटी, मुख्य चीफ अथॉरिटी विल बी हैज कमिटेड द ऑफेंस एंड एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट दैट। जी तो तो इसमें जो प्रावधान वो इस नियत से रखा गया था कि आपके बारे में पूरी जानकारी होगी, लेकिन दैट कैन नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट यू, नंबर वन। इट कैन नॉट बी शेयर्ड विद द थर्ड पर्सन। द ओनली ओके व्हेन यू कमिटेड द क्राइम, then it becomes the responsibility of that authority to lodge a formal FIR, ओके। right? And the moment FIR is lodged against you, your fundamental right to privacy will be सस्पेंडेड फॉर ए व्हाइल, क्योंकि वो अथॉरिटी आपसे जुड़े हुए सभी एविडेंसेस को फिर पुलिस और कोर्ट को पास ऑन करेगी। मतलब अदरवाइज उस पे बंधन है कि वो ऐसा नहीं कर सकती है। तो उस बंधन से उसे मुक्त करने के लिए ये व्यवस्था की गई है। जी अब बात समझ आया आपको? मतलब व्हाई दिस काइंड ऑफ सर्किट हैज बीन मेड, क्योंकि अदरवाइज वो अथॉरिटी किसी से शेयर नहीं कर सकती है, राइट? अब उस अथॉरिटी को ही रिपोर्ट करना है, उस अथॉरिटी ने जो ऑलरेडी एविडेंस कैप्चर कर लिए हैं वो एज ए प्रूफ सबमिट करना है। That's why your fundamental right will be suspended so as to enable that authority to pass on
relevant evidence, relevant information to the competent authority, that is the police and court. ओके, That is the ठीक है। purpose. मतलब that is basically एक check and balances का है, उसमें कोई भी absolute नहीं है। जी, Are you with me till this point? एकदम एकदम क्लियर जी। अच्छा, तो इसमें 5 जो है, जो एक सर्टेनिटी दी थी, एक सर्टेनिटी थी सर्टेनिटी ऑफ रिपोर्टिंग ऑफ एफआईआर। अच्छा, इसमें एक और बड़ा मेजर डिफरेंस लाया गया था कि देखो, यदि आप इस बात को देखें कि आज जो है हमें आर्टिफिशियली संज्ञेय, असंज्ञेय, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल और सिविल ऑफेंस में बांट दिया गया है। ये अंग्रेजों ने अपने लाभ के लिए किया था। जब आपका जो सरकार है उसकी ये जिम्मेवारी है कि हर व्यक्ति को न्याय मिले, चाहे वो कॉग्निजेबल ऑफेंस हो, चाहे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हो, चाहे सिविल ऑफेंस हो, ओके नहीं? तो चाहे आप अपनी सुविधा की दृष्टि से उसे 3 की जगह 5 वर्गों में बांट दें, लेकिन हर वर्ग में न्याय देना वो शासन की जिम्मेवारी है। वो मेरी क्षमता, मेरी आर्थिक क्षमता पे आश्रित नहीं होना चाहिए। ये बात आपको समझ में आ रही है? ठीक है। क्योंकि अभी क्या है कि आप जो है ना पुलिस के पास जाते हो, पुलिस जो है ना कहती है तो नॉन कॉग्निजेबल है, मैं आप कोर्ट में जाइए। कोर्ट में जाने की उसकी क्षमता नहीं है, और वही पुलिस आपके विरुद्ध झूठे मुकदमे भी कायम कर लेती है। वही पुलिस अपने मन से जो है ना गवाहों के कथन लिख के आपको जेल में ठूस देती है। जिस कोर्ट में आप जा रहे हैं उस कोर्ट के पास तो वही मटेरियल है जो पुलिस रख रही है उसके सामने, राइट? और उसमें आपके फेवर में कोई बात लिखी नहीं है, तो आपको बेल कैसे मिलेगी? तो आप जेल में सड़ेंगे। तो यही हो रहा है आज जो है, अपराधी बाहर खुल्लम खुल्ला घूम रहे हैं बड़े बड़े अपराध करके, और एक रिलेटिवली इनोसेंट व्यक्ति वो जेल में फंस रहा है, फंसा दिया गया, वो जेल में सड़ रहा है। यदि आपने सुना होगा, अभी एक केस हुआ है उत्तर प्रदेश का, जिसमें 103 वर्ष का जो एक व्यक्ति है वो कोर्ट से अभी उसको बाइज्जत बरी किया गया है, और वो 43 साल जेल में रहा है। इसका मतलब है 60 साल की उम्र में उसे गिरफ्तार किया गया होगा, 43 साल वो के बाद वो बाइज्जत बरी हुआ है ना। हमारी व्यवस्था ऐसी चल रही है, 43 साल लग रहे हैं, न्याय नहीं मिल रहा है, राइट? है ये स्थिति है कि नहीं है? एकदम एकदम ये स्थिति। तो इस नई व्यवस्था में आपको आपके घर बैठे एफआईआर दर्ज होगी, मतलब आपको थाने नहीं जाना होगा। तो उसमें मल्टीपल प्रोविजन होंगे। एक प्रोविजन होगा कि आप ऐप में बटन दबाएंगे तो एक वेल ट्रेन्ड वॉलंटियर आपके घर पहुंच के आपकी एफआईआर दर्ज करेगा। ही इज ए वेल ट्रेन्ड वॉलंटियर। बात समझ रहे हैं आप? जी। यहाँ पर ये प्रश्न आएगा कि ये ऐसे कितने वॉलंटियर्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि लोग तो छोटी छोटी चीजों के लिए एफआईआर करना चाहेंगे। आप उनकी संख्या से इसलिए बाधित मत होइए क्योंकि उस वॉलंटियर को सरकार के खजाने से पैसा नहीं मिल रहा है। तो यदि हमें आज की परिस्थितियों में करोड़ वॉलंटियर चाहिए तो करोड़ होंगे, क्योंकि उनके लिए पैसा आपको नहीं देना पड़ रहा है, कंप्लेनेंट को नहीं देना पड़ रहा है, सरकार को नहीं देना पड़ रहा। तो आपने एक बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है कि ये पैसे ये कौन आएगा, पैसा कौन देगा। तो इसमें एक रेवेन्यू स्ट्रीम की व्यवस्था की गई है। मेरे ख्याल से उस पक्ष को पहले बता देते हैं, ठीक है ना? तो इसमें नई व्यवस्था में एक तो पहले समस्याओं को लिस्ट कर लें, फिर उनका समाधान की बात करते हैं। तो पहली समस्या ये है कि आज जो है संज्ञेय अपराध होने के बावजूद भी, पुलिस का दायित्व होने के बावजूद भी आप पुलिस में जा रहे हैं और आपके केस रजिस्टर नहीं हो रहे हैं। ऐसी ढेर सारी चीजें आपके खुद के संज्ञान में होंगी, आपके रिश्तेदारों ने बताई होंगी, मित्रों ने बताई होंगी, है कि नहीं? यस और नो?
वहीं आपके विरुद्ध झूठे मुकदमे धड़ल्ले से कायम हो रहे हैं और आपको जेल में ठूस दिया जा रहा है। पुलिस जो है ना एफआईआर को तायद करते हुए अपने कथन लिपिबद्ध कर ले रही है कि नहीं कर ले रही है? सही बात है। राइट। तो अकेली समस्या एफआईआर दर्ज कराना नहीं है। जो दूसरी समस्या जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे थे कि हर कोई एफआईआर दर्ज कराना चाहेगा और अपने स्कोर सेटल करने के लिए झूठी एफआईआर भी दर्ज कराना चाहेगा। राइट। तो दूसरी समस्या है झूठी एफआईआर। तीसरी समस्या है झूठी गवाही। लोग बाग पैसे दे के या अदरवाइज जो है अपने लोग खड़े होके आपके विरुद्ध 2 झूठे बयान करा देंगे और आपको जेल में ठुसवा देंगे। तीसरी समस्या है कि पुलिस भी जो है राजनीति के प्रभाव में या धन के प्रभाव में आपके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर ले रही है। फिर जो है एफआईआर को तायद करते हुए अपने मन से कथन लिख ले रही है और फिर ठीक ढंग से विवेचना नहीं कर रही है। ये 3 समस्याएं पुलिस से रिलेटेड है कि नहीं है? जी। और फिर एक और समस्या है, वो है वकील से रिलेटेड कि वकील मोटी फीस लेके अपने ज्ञान का दुरुपयोग करते हुए निर्दोषों को दोषी और दोषियों को निर्दोष साबित कर रहा है। ये 5 समस्याएं मैंने आज के जुडिशियल सिस्टम से मैं आइडेंटिफाई की हैं। क्या आप सहमत हैं इससे? मैं एकदम सहमत हूँ जी। ओके। तो जो नए व्यवस्था में जो नया कानून होगा, ये 5 जो है ऑफेंस होंगे और ये परजरी के ऑफेंस इन्हें कहा जाएगा। राइट। दे विल बी ऑफेंस ऑफ द परजरी और ये ऑफेंस हत्या से भी बड़े अपराध माने जाएंगे। मतलब उनका दंड जो है हत्या का अपराध से छोटा नहीं बड़ा होगा, क्योंकि एक व्यक्ति को आप निर्दोष व्यक्ति को आप फंसा रहे हैं, उसको कष्ट में डाल रहे हैं। तो जहां हम निर्विवाद रूप से सिद्ध कर पाए वहां पर वो व्यक्ति जो है वो जेल में सड़ेगा। तो ये व्यवस्था हो गई आपकी। एक एडिशनल क्राइम क्रिएट किए गए। अभी भी क्राइम है लेकिन आज कोई भी फ्री नहीं है उनको वो करने के लिए, और वो बहुत छोटे अपराध हैं, सभी नॉन कॉग्निजेबल टाइप के हैं। राइट। बात समझ रहे हैं आप? जी जी। तो एक मिनट आप चौहान जी भाई साहब, ये भाई लोगों को अभी वैसे वो कीजिए, यहाँ काम सफर होगा, वो वैसे नहीं वो कीजिए। आप लोग जो कपड़े लेने आए हो आप लोग बाहर अभी वो हो। हाँ हेलो। हाँ हाँ। तो अब अपन आते हैं धन के ऊपर बात करते हैं और वॉलंटियर की बात करते हैं। तो नई व्यवस्था में हर किसी को रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी। तो अभी क्या होता है कि आपके विरुद्ध एफआईआर मतलब ऑफेंस हुआ और आप भटक रहे हैं, आपकी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही, उल्टे आपको पैसा देना पड़ रहा है अपनी एफआईआर दर्ज कराने के लिए, या कोर्ट में संज्ञान लेने के लिए भी आपको पैसे खर्च करना पड़ रहा है, कोर्ट की फीस जमा करना पड़ रही है। इस नई व्यवस्था में हर किसी को रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी। तो जो एफआईआर दर्ज कराएगा उसको भी रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी, जो गवाही देगा वो भी उसको भी रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी, जो फॉरेंसिक एविडेंस को कलेक्ट करेगा उसको रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी, पुलिस को रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी, डिफेंस लॉयर को, प्रोसिक्यूशन लॉयर को और मजिस्ट्रेट को भी रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी। और ये रेवेन्यू स्ट्रीम सरकार के खजाने से नहीं आ रही है। तो कहां से आ रही है ये अपराधी से बाद में एडजस्ट हो रही है। कैसे एडजस्ट हो रही है कि जितनी रेवेन्यू स्ट्रीम हम बांटेंगे उससे 2 से मल्टीप्लाई करके जो धन बनेगा वो अर्थदंड होगा। मतलब भविष्य की व्यवस्था में अर्थदंड मजिस्ट्रेट नहीं देगा, वो कैलकुलेटेड अर्थदंड होगा। इस बात को आप समझ पाए, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। नहीं ये मैं नहीं समझ पाया। देखिए, इस नई व्यवस्था में जो भी कानून को जमीन पर उतारने में अपनी भूमिका निभा रहा है, जो अपराधी को दंड दिलाने में भूमिका निभा रहा है, उसे एक रेवेन्यू स्ट्रीम मिल रही है। राइट। तो जो फरियादी बटन दबाकर वॉलंटियर को बुलाएगा और एफआईआर दर्ज कराएगा उसे रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी।
जो वॉलंटियर आपके घर जाकर आपकी एफआईआर दर्ज करेगा और उसको ट्रेंड किया जाएगा, तो वो मौके के एविडेंस भी इकट्ठे कर पाएगा, राइट? तो उसको उस काम के लिए भी रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी वॉलंटियर को। जो गवाही देगा उसको गवाही देने की भी रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी। पुलिस जो विवेचना करेगी उसे उसकी भी रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी। जो डिफेंस लॉयर है वो वकालत में जो करेगा, डिफेंस के उसमें जो कार्रवाई करेगा, उसको उसके लिए रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी। मतलब, और इसका मतलब है कि फरियादी को अपने डिफेंस लॉयर पे पैसा खर्च नहीं करना होगा, अपराधी को, ठीक है ना? और ऐसे ही प्रोसिक्यूशन लॉयर को भी रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी, गलत कोई कर नहीं पाएगा। और यहाँ तक कि मजिस्ट्रेट को भी अपना न्याय देने के लिए, बात करने के लिए रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी। इज इट क्लियर? ठीक है जी। अच्छा, ये जितना भी धन हम बांटेंगे उसको 2 से मल्टीप्लाई करके अपराधी से जब उसको दंड मिलेगा तो दैट विल बी ए कैलकुलेटेड अर्थदंड। अच्छा। तो जैसे एज्यूम करिए कि आपने ऑफेंस किया और आप जो है ना इसी तरीके से टल्ला मारते रहे, तो एज्यूम करिए कि हमने 1 करोड़ रुपए बांट दिया, तो अर्थदंड 2 करोड़ रुपए का होगा। यदि हमने 10 करोड़ रुपए बांट दिए तो अर्थदंड 20 करोड़ का होगा, राइट? इसका मतलब क्या है कि जितना पैसा हम ज्यादा बांटेंगे, सरकार को उतना ही पैसा जो है ना सरकार के पास पहुंच जाएगा बिना कुछ काम किए। पर अगर जो क्रिमिनल है उसके पास अगर मतलब मान लो 10 लाख का उसके अगेंस्ट में ये सारे वो हुए और उसके पास है ही 2 लाख, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो उसके लिए एक दूसरी व्यवस्था की गई है। हाँ। उसके लिए व्यवस्था की गई है कि वो जो है जी। उसके पास जो धन होगा वो चला जाएगा, राइट? उसके जो बच्चे हैं यदि वो नहीं, तो उसको जो है ना जेल जाना होगा फिर, राइट? और जेल में वो काम करेगा, यहाँ आज की जैसी जेल नहीं होगी मुफ्तखोरी वाली, राइट? तो एक हिस्सा जो है जो आपके ऊपर खर्च होगा वो, और रिमेनिंग हिस्सा जो है ना वापस जाएगा। इससे एक बहुत बड़ा इंसेंटिव क्रिएट होगा कि यदि आपने अपराध किया है तो आप बिना को इसके पहले रिपोर्ट हो तुम ही खुद जाके कह दोगे कि भैया इतने बड़े भारी अपदंड से बचने के लिए तो अपराध को स्वीकार कर लो, क्योंकि बाद में भी वो सिद्ध तो हो ही जाएगा, झूठा कोई बोल नहीं पाएगा, सब तरीके के एविडेंस कैप्चर हो रहे हैं और 21 टेक्नोलॉजी आपके विरुद्ध जो है ना साक्ष्यों को संग्रहण कर रही है, तो आप उल्टा करके बच ही नहीं पाएंगे। तो एक इनडायरेक्टली आपके ऊपर प्रेशर होगा कि आपके ऊपर रिपोर्ट नहीं भी होगी तो भी आप जाके कहोगे कि भैया मुझसे ये अपराध हो गया है, मैं स्वीकार करता हूं, तो आपका अर्थदंड 0 होगा क्योंकि आप जाके खुद कह रहे हो। तो फिर उसका जो मिनिमल सजा होगी वो मिल जाएगी आपको, और साथ में आप सर्टिफिकेशन देंगे भविष्य में हम इसे नहीं दोहराएंगे। तो अपराध करने की प्रवृत्ति पर ही दंड जो है ना वो लग जाएगा। जी 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 बात कुछ आप बहुत बढ़िया जी। नहीं तो पर हाँ जी, ये बहुत बढ़िया प्लानिंग है। और फिर आप जिस डिपार्टमेंट में है उसमें रहते हुए इतनी बढ़िया प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करने में आपको कहाँ दिक्कत आई? ये प्रस्ताव जो है ना भारत सरकार को हमने 2017 में भेजा। ओके। 2 साल उसका जो एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत उसका एग्जामिनेशन हुआ, सभी राज्यों को उसे भेजा गया और सब राज्यों से फिर उसकी फीडबैक आती है, फिर पीयर ग्रुप रिव्यू होता है और इसके बाद उसे नेशनल पुलिस मिशन बनाया गया। उस नेशनल पुलिस मिशन का जो है नोडल ऑफिसर आज भी मैं ही हूँ। ओके। लेकिन सरकार की नीयत आपको ऐसा अच्छा भारत देने की है नहीं ना। तो जो उसमें प्रावधान थे, सौभाग्य से उसके बाद जो है हमारे प्रस्ताव के बाद जो स्वीकार करने के बाद कानून बने 3, जो कि ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल है, पुराना सेक्शन ए, नया सेक्शन ए। उसमें यदि इन प्रावधानों को डालते तो आपको न्याय, आपकी सभी समस्याएं दूर हो जाती। तो वो तो नियत है नहीं। अच्छा, वो नियत क्यों होगी ये बताइए ना। जब आज की
दुष्ट व्यवस्था ने, आपको मालूम है 2024 में जो पार्लियामेंट गठित हुई है उसमें कितने अपराधी हैं? बहुत ज्यादा, वो 70-80% जी। नहीं नहीं, इतने नहीं हैं, क्योंकि हाँ ऐसे लोग जो है वो कानून के ऊपर हो जाते हैं, उनके विरुद्ध हाँ अपराध ही पंजीबद्ध नहीं होता है। तो हाँ हाँ टू बी फैक्चुअल जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से 251 सांसद जो है वो आपराधिक रिकॉर्ड के हैं, जो कि जी 46% ऑफ टोटल होता है। जी 46%। राइट। जी जी और जी। इनमें से 170 जो है सांसद जघन्य अपराध के अपराधी हैं, हत्या, डकैती, लूट, हाँ बलात्कार। तो वो हाँ 30% होता है। जी और इनमें से 27 लोग ऐसे हैं जी। जिन्हें सजा मिली है, 27 लोग ऐसे हैं जी। जिन्हें सजा मिली है। ओके। तो जो व्यवस्था इस तरीके की है वो आपको अच्छा भारत नहीं देगी। हाँ, पर इसमें जैसे अगर मतलब मैं सोचता हूँ कि जैसे मोदी जी हैं, मोदी जी का फैमिली का वो नहीं है, तो मुझे प्रतीत होता है कि उनको उस तरीके से ये गलत सिस्टम को लेके चलना उनकी मजबूरी नहीं है। उनकी मजबूरी है क्योंकि वही उनके साथी जैसे हैं, उनको साथियों को लेके चलना मजबूरी है। इस कारण शायद ऐसा हो सकता है। तो ये समस्या नहीं लगती कि जैसे गवर्नमेंट चलाना है तो अभी यही सेलेक्ट होके आ रहे हैं, पब्लिक सेलेक्ट करके भेज रही है, और उनका वर्चस्व है, उनकी से है, तो उनसे कैसे अपन निपटेंगे? ये वाली समस्या तो है ही है और रहेगी। इसकी समस्या जो का निदान जो है वो गायत्री हाँ, परिवार के पास है, वो अच्छा हमारे और आपके पास है। जी और आपने चूंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, जी तो इसका इतना सरल उपाय है कि यदि आप अच्छे भारत का संकल्प ले सकते हैं तो आपको अच्छा भारत मिल सकता है। जी। बात समझ रहे हैं आप? मैं एकदम, ये तो है ही है। जी नहीं नहीं, वो कैसे जी मिलेगा वो भी समझाता हूँ। जी। तो अच्छा भारत क्या है पहले तो ये समझना होगा। तो अच्छे भारत इसको 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 मैं थोड़ा सा पहले आपकी सुन लेता हूँ जी, ठीक है। तो अच्छा भारत का मतलब है कि हम्म ये कोई जुमला नहीं है, पहली बात तो ये है। हम्म। एक कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट है जिसको हम्म, जमीन पर उतारने का मॉडल साथ में लगा हुआ है। राइट। जी इस जी एब्सोल्युटली कॉन्क्रीट है, ये कोई कल्पना नहीं है, परकल्पना नहीं है। ये जी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो एक पुलिस ऑफिसर ने इतने साल के अनुभव के निचोड़ से बनाया है, तो इसमें जी कहीं कोई कल्पना नहीं है। जी। राइट। ठीक है। तो अच्छा भारत किसे कहेंगे? एक अच्छा भारत उसे कहेंगे जिसमें आपको 5 अतिरिक्त मौलिक अधिकार मिलेंगे। जी और पहला मौलिक अधिकार होगा रोजगार का मौलिक अधिकार। हम्म। किसका मौलिक अधिकार होगा? रोजगार का। रोजगार का मौलिक अधिकार। और ये हम्म रोजगार कैसा होगा? आपके पोटेंशियल का। हम्म। तो सबसे पहले सवाल उठता है कि क्या आज तक किसी ने आपका पोटेंशियल जानने की कोशिश की है? आपके माता पिता ने, समाज ने, प्रदेश ने, देश ने, शिक्षा व्यवस्था ने क्या विनय जी की क्या पोटेंशियल था ये जानने की कोशिश की है? क्या ओएनजी हाँ, जो जो विनय जी इंजीनियरिंग करके जबलपुर से ओएनजीसी में गए हैं, हो सकता है कि उनका पोटेंशियल इससे बहुत बड़ा हो, एक उद्योगपति बनने का हो, एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनने का हो। तो इस व्यवस्था में सबसे पहले 144 करोड़ लोगों का पोटेंशियल नापने की व्यवस्था है। जी अब देखिए, इसकी सरलता के लिए मैं आपको बताता हूँ। जी यदि आप गूगल में जाते हैं और आपको जी कहीं मंजिल पे पहुंचना है तो आप क्या करते हो? अपनी मंजिल सेलेक्ट करते हो कि मुझे यहाँ जी जाना है। जी और फिर जो है आप ये जी बताते हो कि आप कहाँ हो। तो कई जगह अपन जी ये कहते हैं कि हम जहाँ खड़े हैं वहीं पे हैं, ठीक है ना? आप जी अपने लोकेशन को दे देते हैं और फिर वो गूगल मैप क्या करता है? आपका रास्ता बनाता है।
और कई बार उसमें अल्टरनेट रास्ता भी देता है कि साहब ये भी थोड़ा स्लो है या ये बराबर है या इक्वल है, देता है, ये ऑप्शन भी देता है आपको, राइट। ऐसे ही आपका पोटेंशियल नापने के इंस्ट्रूमेंट डेवलप किए जाएंगे जिन्हें धीरे धीरे और रिफाइन किया जाएगा। शुरू में हो सकता है कि पोटेंशियल नापने के उतने ही वो ना हो, लेकिन जैसे जैसे मॉडल रिफाइन होंगे तो हम लोगों के पोटेंशियल को और अच्छे ढंग से पहचान पाएंगे, राइट। जैसे गूगल मैप में आपको रास्ता बना है, ऐसे ही आप जहां हैं और जहां आपको पहुंचना चाहिए, आपके पोटेंशियल का एक रोड मैप बनाया जाएगा जी। और उस रोड मैप को छोटे छोटे माइलस्टोन में बांटा जाएगा जी। और उन माइलस्टोन को अचीव किया जाएगा। आप पोटेंशियल पे नहीं पहुंचेंगे, आप माइलस्टोन 1, माइलस्टोन 2, माइलस्टोन 3, माइलस्टोन 4 और एन नंबर ऑफ ईयर्स में आप अपने पोटेंशियल तक पहुंच जाएंगे। अब आपको माइलस्टोन को हासिल करने के लिए जो आपको शिक्षा होगी उसके 4 कंपोनेंट होंगे। पहला कंपोनेंट होगा संस्कार, क्योंकि आज की दुष्ट लॉर्ड मैकाले की शिक्षा व्यवस्था में संस्कार के लिए तो कोई जगह है नहीं। वो तो जो है नौकर पैदा करना चाहते थे, गुलाम पैदा करना चाहते थे जो जैसे अपना काम करा सकें, है कि नहीं? तो इस नई शिक्षा व्यवस्था में हर माइलस्टोन के लिए डेडिकेटेड संस्कार, फिर शिक्षा, फिर उस शिक्षा को रिफाइन करके स्किल सेट में कन्वर्ट करना और फिर टेक्नोलॉजी का जमाना है तो टेक्नोलॉजिकल इनेबलिंग करके फिर 6 महीने तक का सतत अभ्यास करा के आपको सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस दिया जाएगा। जी। इतनी बात समझ में आई क्या? जी। जी। अब आप ये बताइए, इस व्यवस्था का सबसे बड़ा फायदा ये मिल रहा है कि आप कंपटीशन के बाहर हो गए। क्योंकि अभी क्या है कि लोग वहां कंपीट कर रहे हैं और उसमें कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो रहे हैं, मक्कारियां हो रही, बदमाशियां हो रही हैं और अनइक्वल व्यक्ति कंपीट कर रहा है। एक गांव का गमाड़ी, ही इज नॉट ऑन इक्वल फुटिंग टू compete, इज ही? नो, राइट। इस नई व्यवस्था में यू आर नॉट competing विथ एनीबडी, यू आर ट्रेवलिंग योर पाथ टू द पोटेंशियल। इज इट क्लियर? जी। आज की शिक्षा व्यवस्था में आप हर चीज में कंपटीशन हो गया है। नाउ इस शिक्षा व्यवस्था में आपका कंपटीशन 0 हो गया है, बिकॉज यू आर गेटिंग ए डेडिकेटेड शिक्षा फॉर कंप्लीशन ऑफ योर फॉर अचीविंग योर पोटेंशियल। इज दिस क्लियर टू यू? हाँ या नहीं? ठीक बात है। वो तो कैसे करेंगे वो बाद में अपन समझते हैं जी। वो भी सब मॉडल बने हुए हैं। देखिए 144 करोड़ 150 करोड़ लोग हैं, उनकी एनर्जी डाइवर्ट करके उनको रिट्रेन करके इसी काम में लगा देंगे ना। लोगों की तो कमी है नहीं, आप ये सब जो है ना एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाएगा ना। और इसमें पेमेंट की व्यवस्था है, तो ये इसमें भारत सरकार के खजाने पे बिना एक पैसे के बोझ लाए हम इस देश को बदल पाएंगे। भारत सरकार के खजाने से एक पैसा नहीं लेंगे और उल्टा भारत सरकार को 20 गुना पैसा पहुंचेगा, तो भारत सरकार को कोई नैतिक दायित्व तो नहीं बनता है कि वो आपसे टैक्स ले, तो हम आपको एक टैक्स मुक्त भारत भी देंगे। अब ये व्यवस्था यदि हम आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो माननीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को तो वो 5 किलो गेहूं दे रहे हैं, नहीं तो वो मर जाएंगे। कह रहे हैं कि नहीं कहते हैं जी। तो नई व्यवस्था में हर व्यक्ति को एक शैडो अकाउंट मिल रहा है। तो जैसे आपकी छाया होती है, ऐसे ही आपके अर्निंग अकाउंट का एक शैडो अकाउंट होगा जिसको हमने नाम दिया है कल्प वृक्ष अकाउंट। जी। तो यदि आपके खीसे में एक पैसा भी नहीं है तो शैडो अकाउंट एक डिजिटल अकाउंट है जो हमेशा आपके अकाउंट को देख रहा है। जी। तो इन व्यवस्था से चाहे वो आपका पोटेंशियल नाप रहा हो, चाहे वो आपका रोड मैप बना रहा हो, चाहे आपको आपके माइलस्टोन को अचीव करने वाली शिक्षा, संस्कार, हुनर और टेक्नोलॉजिकल इनेबलिंग कर रहा हो, इन सबको रियल टाइम भुगतान मिलेगा।
मतलब कोई भी सेवा फ्री में नहीं है, राइट? जी, सुनने में तो बढ़िया लग रहा है। नहीं नहीं नहीं। और आपके खीसे में पैसे है नहीं, तो आपका कल वृक्ष अकाउंट से बिना आवेदन लगाए, बिना किसी के अनुमोदन के वो पैसा आपके पास पहुंच जाएगा, और आपके अकाउंट से संबंधित को भुगतान होगा तब भी होगा जब आपके पास एक पैसा नहीं है। जी। इतना तक आर यू विथ मी? जी। अच्छा, अब जब आपने अपने माइलस्टोन के सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस ले लिया, तो आपके माइलस्टोन कौन कौन सी राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में लगेंगे, वहां से मैपिंग है। तो आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि आप इन जगहों पे जा सकते हैं, आप कहाँ जाना चाहेंगे? तो जी। आपकी शिक्षा से, आपके हिसाब से, आपकी मेरिट के हिसाब से वो जगह आपको मिल जाएगी। और जब आप उसमें काम करेंगे तो आपको रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी, और जैसे आपको बिना मांगे धन आपके कलब्रिज अकाउंट से आया है, जब आपको रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी तो आपसे बिना पूछे वो धन कलब्रिज अकाउंट का वापस हो जाएगा। इसका मतलब है आपको सक्षम बना दिया जा रहा है, आपको भुगतान करने के योग्य बना दिया जा रहा है, और बिना आपके दिमाग के तनाव हुए उसका पैसा वापस हो रहा है। और जब जो है आप का पूरा भुगतान हो जाएगा तो आप धीरे धीरे समृद्ध होने लगेंगे। तो इसमें जो है केवल रोजगार और शिक्षा का मौलिक अधिकार नहीं है, भोजन का भी मौलिक अधिकार है, स्वास्थ्य का भी मौलिक अधिकार है, फिर खुशहाली और समृद्धि का मौलिक अधिकार है। और ये सभी चीजें आप तक पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय संपदाएं निर्मित की जाएंगी, और उन शास्त्र की संपदाओं के निर्माण में भारत सरकार का पैसा नहीं लगेगा, क्योंकि वो संपदाएं फिजिकल एसेट हैं। जितनी की संपदा अनुमोदित करेंगे, उतनी डिजिटल करेंसी, जिसको भारत विकास निधि कहा गया है, वो ऑटो जनरेट होगी। इसका मतलब है कि इन राष्ट्रीय संपदाओं के निर्माण के लिए हमने आपको हुनर दे दिया, धन ऑटो जनरेट हो गया है, और भूमि भी आपको मिलेगी। तो अब हम आपको एक भूमि के कॉन्सेप्ट पे ले जाते हैं। तो आज जो है किसी भी चीज के लिए सरकार भूमि की व्यवस्था कैसे करती है? आपके क्वेश्चन से हम आपको कनेक्टेड डायमेंशंस पे ले जा रहे हैं, और फिर हम उसको तो आप देखिए ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये नहीं होगा तो वो नहीं होगा, इसलिए ये जो विषय आ जा रहा है उसको हम वहीं पे एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि राष्ट्रीय संपदाएं जो है वो भारत सरकार के खजाने से पैसे से नहीं बनने वाली है, वो किसी टैक्स पेयर से नहीं बनने वाली है। तो वो एक फिजिकल एसेट है, और उसको निर्माण करने के लिए तीन चीजों की जरूरत है। नंबर एक धन, दूसरा है वेल ट्रेन्ड ह्यूमन रिसोर्स जो उस काम को करने के लिए है। तो आपने पोटेंशियल के हिसाब से मैन पावर क्रिएट कर दिया। धन आपने पैदा कर दिया कि जो अथॉरिटी जैसे ही राष्ट्रीय संपदा के निर्माण को अनुमोदित करेगी, उतना धन जो है उसी समय ऑटो जनरेट हो जाएगा। तो उस राष्ट्रीय संपदा को स्वरूप लेने में तो 5 साल लगेंगे, लेकिन 5 साल के शुरू में जैसे ही आप अनुमोदित करेंगे उतना धन निर्मित हो गया है, और वो डिजिटल करेंसी के रूप में इट विल बी ए डिजिटल करेंसी, जिसका नाम भारत विकास निधि होगा। रुपया अलग रहेगा, भारत विकास निधि अलग रहेगी, राइट। और उसमें एक रिलेवेंस रहेगा, एक भारत विकास निधि एक सोने के सिक्के के बराबर होगी। मतलब भारत विकास निधि जो है 1 लाख रुपए से भी ज्यादा होगी, समझ रहे ना। तो आज जो आप पैसा पैदा करते हैं, थोड़ा सा उससे रिलेवेंस दिखा देते हैं। आज आपको मालूम है कि आपका पैसा कैसे छपता है? पैसा बनाने का अधिकार क्या, जो नोट छापते हैं, जो करेंसी छापते हैं, उसका आधार क्या है, ये आपको मालूम है क्या विनय जी? नहीं, मेरे को ठीक से नहीं मालूम है। मैं आपको समझाता हूँ। भारत सरकार जो है एक अपना बजट बनाती है कि हमें ये काम करना है, ठीक है ना।
उस बजट में टैक्सेशन से, यहाँ से वहां से, बहुत सारी चीजों से जो धन इकट्ठा होता है वो हो जाता है, ठीक है ना। फिर जो है वो जो है लोगों से बॉन्ड के माध्यम से, इसके माध्यम से कर्ज लेती है अपनी ही जनता से। फिर जो है ना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के नाम पे पैसे लेती है। फिर वर्ल्ड बैंक और बाकी जगह से पैसा लेती है। जितना पैसा ये सब मिलके वो इकट्ठा कर पाती है, उससे बचा हुआ जो गैप बचता है उसके लिए वो पेपर करेंसी छापती है। तो जो वो पेपर करेंसी छापती है वो एक बहुत ही घटिया कॉन्सेप्ट है, वो गैप फिलिंग एक्सरसाइज है। और उस गैप फिलिंग एक्सरसाइज के कारण आपकी मुद्रास्फीति मतलब इन्फ्लेशन आता है और आपके रुपए का डिवैल्यूएशन होता है। तो आज जो आप नोट छाप रहे हैं वो एक घटिया कॉन्सेप्ट है। और आप भारत विकास निधि के नाम पर जो डिजिटल करेंसी पैदा करेंगे वो एक बहुत ही सुपीरियर कॉन्सेप्ट होगा, क्योंकि आप उतनी फिजिकल एसेट को जनरेट कर रहे हैं। तो उसमें कोई मुद्रास्फीति नहीं है, कोई रुपए का डिवैल्यूएशन नहीं है, बल्कि उसमें रुपए का या भारत विकास निधि का एप्रिसिएशन लगातार बढ़ेगा। फिर से जो है आपका डॉलर जो है वो रुपए से छोटा हो जाएगा। जो पहले 1947 में एक रुपए में 1.2 डॉलर आते थे, जी एक रुपए में 1.2 डॉलर। फिर से शायद आप 1.2 डॉलर से भी ऊपर निकल जाएंगे। तो ये एक सुपीरियर कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना जी। तो धन की व्यवस्था आपको समझ में आ गई क्या? जी। अच्छा, दूसरा, वेल ट्रेन्ड लोगों की व्यवस्था क्या आपको समझ में आ गई क्या? मतलब वो एग्जैक्टली जो कैसे आप नहीं करेंगे? नहीं नहीं जो वेल ट्रेन नहीं, देखिए आपके पास 144 करोड़ लोग हैं, उनके पोटेंशियल को आप पहचान के जो जहां फिट इन होगा वहां फिट इन कर देंगे। तो वो ये सब चीजों को जमीन पर उतारने के लिए आपके पास मैन पावर रहेगा ना। और राष्ट्रीय संपदा उसे हम कहें इसमें जैसे एक ये वाली बात आती है कि मैं यहाँ पर अभी हमारे शांति कुंज का जो ट्रेनिंग सेल है, गायत्री परिवार का जो ऑल ओवर इंडिया नहीं बल्कि वर्ल्ड जो हमारा ट्रेनिंग सेंटर है, मैं उसका हेड हूँ। ओके। पर मेरी सामर्थ्य क्षमता बहुत कम है, मैं लोगों को प्रॉपरली इवेल्युएट नहीं कर पाता। आपने बहुत सही बात कही। यहाँ पर आपके डिस्पोजल पर भारत के 144 करोड़ लोग हैं। यहाँ पर आप उन 144 करोड़ों के पोटेंशियल को पहचानने की कोशिश कर रहे हो। आज वो जो है वो नहीं, जहां वो कल पहुंच सकते हैं, राइट। फिर उसका आप पाथवे बना पा रहे हो। फिर इन्हीं लोगों को रिट्रेन करके आप उनको संस्कार, शिक्षा, हुनर और टेक्नोलॉजी इनेबलिंग करके 6 महीने तक सतत अभ्यास करा के सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस दे रहे हैं। तो हर तरीके का मैन पावर अपने आप उनके पोटेंशियल के हिसाब से आपके पास माइलस्टोन के हिसाब से अपने आप ऑटो जनरेट होगा ना। अभी आपकी एक्सेस क्या है कि जो व्यक्ति आपके पास पहुंच रहा है उससे आपको काम चलाना है। आपके पास ये लैटिट्यूड नहीं है कि उसका पोटेंशियल नापे, आपके पास ये लैटिट्यूड नहीं है और आपके पास कि आप उसको संस्कार, शिक्षा, हुनर और टेक्नोलॉजी दें। और आपके मतलब पास ये जो आप बोल रहे हैं उसकी इफिशियंसी, उसका कैलिबर को नापने वाली बात, तो मैं फील करता हूँ ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। नहीं नहीं नहीं, मेरा ये कहने का मतलब है यू आर 100% राइट कि आप शुरू में जो टूल्स एम्प्लॉय करेंगे वो इंडिकेटिव ऑफ पोटेंशियल होंगे, वो एक पोटेंशियल की डायरेक्शन बताएंगे।
और माइलस्टोन से यात्रा करते करते आप वहां तक पहुंचेंगे। कुछ लोग अपने पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाएंगे, नहीं पहुंचे। नहीं, वो जो है, मतलब देखिए टेक्नोलॉजी से पोटेंशियल को इवेल्युएट करना वो कितना डिफिकल्ट है, मैं ये कह अच्छे रहा से विजुअलाइज कर सकता उसको हूँ। उसको उस रूप से सोचो कि आपने जो भी टूल्स और टेक्नोलॉजी या मॉडल्स बनाए वो इम्परफेक्ट हैं, लेकिन कुछ तो नापेंगे। आज तो कोई नाप ही नहीं रहा है ना। वो ये तो कहेंगे कि साइंटिस्ट बन सकता है, इसमें मैं आपको एक चीज वो बता एक आर्टिस्ट बन सकता है, ये जो है एक उद्योगपति बन सकता है। कुछ इंडिकेटिव तो डायरेक्शन आ जाएगी ना। और जैसे जैसे आप माइलस्टोन से जाएंगे आपके पोटेंशियल की क्लियरिटी बढ़ती जाएगी और उसका जो इसमें वो अभी मैं ना इसमें मैं डिफर करूंगा। इसमें बहुत सारे इफ एंड बट्स हैं। तो नहीं, मैं आपके इफ एंड बट के 200% आपके साथ में हूँ, राइट। मैं ये कह रहा हूँ कि इसके मॉडल्स अपन इवॉल्व करते जाएंगे। शुरू में वो मॉडल इम्परफेक्ट होंगे, वो आपके पोटेंशियल को ठीक ढंग से नहीं नाप पाएंगे। जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ेगा और आपके ग्राउंड का रियलाइजेशन और उससे आपके मॉडल की इफिशिएंसी बढ़ती जाएगी ना। जी। आज आप जहाँ पे हैं, कल 5 साल बाद आप उससे आपके मॉडल में उतना रिफाइनमेंट होता जाएगा। अच्छा भाई साहब, वो हाँ भाई साहब, मैं आपसे सॉरी आपसे थोड़ा समय लूंगा। मैं आपको वापस लगाता हूँ, थोड़ा एक जरूरी काम आ गया है। मैं ये करके आपको वापस रिंग बैक करता हूँ। अब अपन जो है एक आध दिन बाद बात करेंगे। ओके ठीक है ना, क्योंकि मैं थोड़ा सा जरूरी काम है तो जी। आपको बताऊंगा। बस मैं आपको अपना उद्देश्य बता दूं। उद्देश्य ये है कि आप अखंड ज्योति को घर घर पहुंचा रहे हैं और उसका मुझे कल तिवारी जी ने कहा था कि शायद आपका जनवरी में वो भी है, समापन टाइप का है, राइट। तो मैं उसमें सम्मिलित भी हूँगा। वैसे तो मैं बाहर रहूंगा, लेकिन अंत दिनों में मैं आ जाऊंगा। मैं लंदन में हूँगा तो आ जाऊंगा तब तक, ठीक है ना। मैं केवल इस बात को परीक्षण करना चाह रहा था कि क्या हम अच्छे भारत का संकल्प भी अपनी अखंड ज्योति के साथ घर घर तक पहुंचा सकते हैं क्या। क्योंकि अच्छे भारत का संकल्प तो ये मिशन बेस्ड ही है कि धरती में स्वर्ग। हम तो केवल भारत की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो पूरे विश्व की बात कर रहे हैं। तो खैर उसमें पहले तो मुझे ही सुधारना पड़ेगा। मुझे नहीं, वो अपन क्लियरिटी करते रहेंगे क्योंकि एक सेशन में कोई क्लियरिटी आने वाली नहीं है, राइट। आप जो है ना, जब हम सतत बात करेंगे और आगे की बातें जो हम करेंगे वो अब हम 10 तारीख के जो बाद यदि बात करेंगे तो वो बात फिर अपन व्हाट्सएप पे करेंगे जी, ठीक है ना। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, छोटी सी 2-3 बातें कहना चाहता हूँ। इसका पूरा मॉडल बना हुआ है। एक तो चीज मैं आपको ये बता दूं कि ये ईश्वरीय प्रेरणा से एंड टू एंड सॉल्यूशन है। ये मैथिली शरण गुप्त का मॉडल है। इसकी क्रेडिट मैथिली शरण गुप्त नहीं लेना चाहेंगे क्योंकि मैथिली शरण गुप्त इतनी बड़ी बात को कंसीव कर ही नहीं सकते हैं। एक शासकीय सेवक जो कि कंडक्ट रूल से 50 बंधनों में बंधा है, वो इतनी अनलिमिटेड थिंकिंग रखे, ये संभव ही नहीं है। इसका मतलब है ये कहीं ना कहीं कॉस्मिक और ईश्वरीय प्रेरणा काम कर रही है जी। और उसी प्रेरणा से आप बंधे हुए हैं जी। हमारा और आपका मैनिफेस्टेशन का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन उसी मिशन मोड में आप भी काम कर रहे हैं। डू यू एग्री विथ मी। एकदम एकदम एकदम। अब ये समय आ गया है यूनिजन का, क्योंकि आप उसको कॉन्सेप्ट एक सॉफ्टवेयर में कर रहे हैं, हमने उसका हार्डवेयर भी बना लिया है। तो मैं एक चीज बता दूं कि जब मैं 2020 के अंत में रिटायर हुआ तो मैंने एक मिशन बनाया है जिसका नाम है, तो मेरी अभी 3 कैपेसिटी है। पहली कैपेसिटी है नेशनल पुलिस मिशन का, जो कि भारत सरकार का है, उसका मैं
चीफ नोडल ऑफिसर, एक पहली कैपेसिटी है। फिर दूसरी कैपेसिटी है कि 2021 फरवरी में हमने एक क्राइम फ्री भारत मिशन बनाया, जिसका कि मैं नेशनल प्रेसिडेंट हूं। और उसमें 21 विधाओं के साथ इस देश को बदलने की व्यवस्था है, जिसमें 5 मौलिक अधिकार और 21 लक्ष्य हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं कि एक मैथिली शरण के बियॉन्ड ये सब चीजें जा रही हैं, ये मेरी क्षमता के बाहर जा रही हैं, लेकिन कोई ना कोई शक्ति ये काम करा रही है। तो ये दूसरी कैपेसिटी हो गई है प्रेसिडेंट, नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ द क्राइम फ्री भारत मिशन, विच इज एन एनजीओ। अक्टूबर 2024 में, मतलब पिछले साल, इस मिशन ने एक पॉलिटिकल पार्टी को खड़ा किया है, जिसका नाम है श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत पार्टी, जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं ही हूं, राइट। और ये पार्टी कोई पॉलिटिकल काम के लिए नहीं बनी है, ये पॉलिटिकल पार्टी है, ये सरकार भी बनाएगी लेकिन कोई पॉलिटिक्स नहीं करेगी। तो वो फिर बनी क्यों है? वो बनी इसलिए है जिससे लोगों को अच्छे भारत के संकल्प से बांधकर उसको जन जन तक पहुंचाकर जो व्यक्ति सबसे अधिक लोगों को इस मिशन तक से जोड़ेगा, उस व्यक्ति को जो है चंद्रगुप्त कहा जाएगा। और ये चंद्रगुप्त जो है वो 6 तरीके के होंगे, 6 लेवल के होंगे। तो एक चंद्रगुप्त होगा गांव का, और वो जो है ना विधिवत लड़ेगा, और हमारे मॉडल के तहत जो हम 100 करोड़ से अधिक होंगे, तो वो निश्चित तौर पर जो है गांव का सरपंच भी बनेगा। उसके घर पर जो है ना टिकट पहुंचाया जाएगा, और वो किसी से वोट नहीं मांगेगा, फिर भी जीतेगा। दूसरा जो है मोहल्ले लेवल का चंद्रगुप्त होगा, जो कि पार्षद बनेगा। उसको भी टिकट उसके घर पे पहुंचेगा, वो किसी से वोट नहीं मांगेगा, लेकिन अच्छे भारत से संकल्प से जुड़े के कारण वो 100% जीतेगा, और वो भी आज की व्यवस्था में जीतेगा। अब मैं हार्डवेयर की बात कर रहा हूं कि ये कल्पनाओं को जमीन पर उतार कर सरकार बनाते हुए, ये सब चीजों को नियम कानून में मानते हुए हम इस देश को कैसे बदल पाएंगे। बढ़िया ना। तो हाँ। एक बात मैं समझूंगा। अभी मैं 2 मिनट और लूंगा, रियलाइजिंग फुल्ली वेल कि आप व्यस्त हैं, और हम उस व्यस्तता को ध्यान में रखते हुए इसे समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन हम हल्का सा आपको एक विजुअलाइजेशन देना चाहते हैं कि इट इज ए बिगर थिंग, और इसको हम 2 मिनट में समेट लेंगे, ठीक है ना। I am having the realization you are busy and you are going with some urgent work, so I will not take much of the time, ठीक है ना। अब इसका तीसरा लेवल है जिले का। तो जिला पंचायत अध्यक्ष इस व्यवस्था से निकलेगा। फिर जो है ना मतलब नहीं, जिले के पहले शहर, तो शहर का मेयर इसी व्यवस्था से निकलेगा। फिर जिला पंचायत, तो जिला पंचायत अध्यक्ष भी इसी व्यवस्था से निकलेगा। फिर है प्रदेश का लेवल, तो मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री, और राज्य सरकारों में अलग अलग विधायकों की संख्या है, तो 70 से लेके 402 विधायकों की संख्या है। 70 जो है दिल्ली में है, और 402 जो है उत्तर प्रदेश में है। तो 70 से लेके 402 जो है वो विधायक बनेंगे, और उसका जो 15% है वो मंत्री बनेंगे। तो इस व्यवस्था से आपको नेतृत्व भी मिलेगा, और फिर ये राष्ट्रीय स्तर पर है। तो इसी व्यवस्था में जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ के बनेगा, वो इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा। दूसरे और तीसरे स्तर पर जो लोगों को जोड़ने वाला, वो प्रधानमंत्री बनेगा, और जो 82 होंगे वो केंद्रीय सरकार के मंत्री होंगे, और 543 जो है वो सांसद बनेंगे इसी व्यवस्था में, और वो इसी व्यवस्था के तहत जीतेंगे, संकल्प के तहत। तो जीतने की व्यवस्था है जिसमें 1 पैसा खर्च नहीं किया जाएगा, और ये राजनेता करोड़ों रुपए खर्च करेंगे और ये हारेंगे। तो इट इज ए फुल एंड टू एंड सॉल्यूशन।
राइट। बढ़िया ना अब जी। अब अब आपको बस केवल आपकी ये भूमिका बताना चाहते हैं कि आपकी भूमिका इसमें हम जो चाह रहे हैं कि चूंकि पंडित श्री राम शर्मा ने ऑलरेडी ये सब चीजें कही हुई हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि सतयुग का प्रारंभ जो है 2026 से हो रहा है, राइट। तो हम चाहते हैं कि इसमें आपकी भूमिका हो और अच्छे भारत का संकल्प पहुंचाने में आप अपने जो नेटवर्क है उसका उपयोग करें, जिससे ये नेटवर्क कम से कम समय, ये मात्र 9 दिन में 100 करोड़ हो सकता है, मात्र 9 दिन में। चलिए इस बारे में डिटेल में फिर अपन बात करेंगे। बढ़िया बात है आपके ये इफर्ट्स और आपका ये चिंतन, उसको मेरा प्रणाम है, सलाम है। मैं फिर इस बारे में आपसे चर्चा करूंगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव। प्रणाम।